मैं और मेरी माँ घर में अकेले रहते थे, पर रात के वक्त मुझे मेरी मम्मी के कमरे से आवाज़ें आती थी। एक दिन देखा वहाँ कोई आदमी है, पर जैसे ही अंदर गई वो आदमी कमरे के अंदर ही गायब हो गया। फिर एक दिन मैं कमरे में ही चुप गई। ये देखकर मेरी जान निकल गई कि वो आदमी कोई और नहीं। मेरा नाम उदिसा है। मैं सिर्फ 6 साल की थी जब मेरे पापा इस दुनिया से चले गए। वो काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए थे, जहाँ से खबर आई कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। वहाँ पर आग लग गई थी। उनकी लाश भी किसी को नहीं मिली। मेरे लिए यह खबर बहुत बुरी थी, क्योंकि मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। मेरी माँ बहुत जवान और खूबसूरत थी, लेकिन उन्होंने फिर भी दूसरी शादी से मना कर दिया। ये बात थोड़ी हैरान करने वाली थी, मेरे लिए भी और सारे ख़ानदान वालों के लिए भी, क्योंकि मेरी माँ मेरे पापा से बहुत ज़्यादा झगड़ा करती थी। मेरे पापा का कोई अच्छा बिजनेस नहीं था, उनके पास कुछ नहीं था। मेरी माँ एक अमीर ख़ानदान से आई थी। मेरे नाना हमारे घर का खर्च उठाते थे। मेरे पापा को हर वक्त कोसते रहते थे। मेरी माँ भी उनके साथ मिल जाती थी। मेरे पापा बहुत तकलीफ़ में रहते थे। ऐसे में अक्सर उनको रोते हुए और परेशान होते देखती थी, तो वो मुझे गले लगा लेते और कहते, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कहती कि मेरे लिए इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा आप हैं। एक बेटी के लिए उसका बाप ही उसका सब कुछ होता है, चाहे वो कोई मज़दूर ही क्यों ना हो। लेकिन मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए। मैं उस वक्त तो बहुत छोटी थी। मेरी माँ के साथ इतनी मोहब्बत नहीं थी जितनी पापा के साथ थी। छोटी थी, ये दुख किसी तरह मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इसको अपने दिमाग में बैठा लिया और मैं बहुत सारी बीमारी में शिकार हो गई, जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मुझे बिल्कुल भी खुद पर भरोसा नहीं था। मैं किसी के सामने बात नहीं कर सकती थी। मैंने बहुत मुश्किल से स्कूल में पढ़ाई की, उसके बाद घर बैठकर बीए की तैयारी की, लेकिन फिर भी जब मुझे बाहर जाना पड़ता लोगों से बात करने के लिए, मेरे हाथ पाँव कांपने लगते थे। लोग भी हैरान हो जाते थे कि इसको क्या हो गया। बात तक नहीं कर पाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अकेली हूँ। मेरी माँ, उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आया था। वो अभी भी तैयार होती थी, अपना ख्याल रखती थी, बाहर जाती थी। मैं इस दुनिया से और अपनी माँ से दूर रहना चाहती थी, इसलिए मैं अपने घर में जो अतिथियों के लिए कमरा साइड पर बना हुआ था, उसमें रहने लगी। मैं उस कमरे में ही आराम करती थी, क्योंकि वो कमरा बाहर था और उसकी छत खराब हो गई थी, इसलिए वहाँ पर पानी भरना शुरू हो गया। मेरी माँ ने मुझे कहा कि मैं वापस घर के अंदर आ जाऊँ। अंदर कुछ कमरे खाली हैं, मुझे बाहर रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं अंदर नहीं आना चाहती थी, पर अब मेरी मजबूरी थी। मैं घर के अंदर आ गई। मेरे कमरे के अंदर सामने वाला कमरा मेरी माँ का कमरा था। मेरे कमरे से उनके कमरे की खिड़कियाँ भी नज़र आती थी। बचपन में भी मेरा यही कमरा होता था। मैं इसलिए यहाँ पर आना नहीं चाहती थी, क्योंकि फिर मुझे बार बार मेरे पापा की याद आती। मैंने एक डॉक्टर से भी बात की हुई थी। मैं हर सोमवार को आ जाया करती। वो भी मुझे यही कहते कि तुमने अपने पापा की मौत को अपने दिल पर ले लिया है, जो तुम्हारे अंदर डर पैदा कर दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। लेकिन तुम्हें खुद पर काबू पाना होगा, क्योंकि वो तो इस दुनिया से चले गए हैं, पर तुम्हें इस दुनिया में रहना है। लोगों से बातचीत करना होगा। किस तरह तुम लोगों से बातचीत करोगी, कैसे गुजारा होगा। मैं खुद अपने लिए बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरी उम्र 18 साल हो गई थी। अब मैं कानूनी बालिग भी थी। मुझे अपने काम खुद करने चाहिए थे, अपनी देखभाल खुद करनी चाहिए थी। मेरी माँ पर मुझे वैसे भी कोई भरोसा नहीं था। अब मैं घर के अंदर आ गई थी, तो मैंने अजीब बात नोट की, और वो ये कि रात को मेरी माँ के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लगता था उनके कमरे में कोई है। पहली रात को मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम हो रहा है, और मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन दूसरी रात मैंने खुद अपने कानों से आवाज़ सुनी और जाकर कमरे पर दस्तक दी। कमरे की लाइट ऑन की थी। इसका मतलब कि मेरी माँ जाग रही थी, लेकिन वो इस तरह उठकर बाहर आई जैसे नींद से उठी हो, जबकि उनके चेहरे पर भी मेकअप लगा हुआ था। मैंने कहा, आप जाग रही हैं?
उन्होंने कहा, तुम ये पूछने के लिए नींद से जगाई हो, मेरी नींद ख़राब की है। मैंने कहा, नहीं, मैं सो नहीं रही क्योंकि मुझे आवाज़ें आ रही हैं। उन्होंने कहा, मुझसे टीवी ऑन रह गया था, टीवी की आवाज़ थी, अभी अभी मैंने बंद किया है। मैंने कहा, अच्छा, मुझे लगा आपके कमरे में कोई है। मेरी मम्मी ने कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो, इस वक्त मेरे कमरे में कौन हो सकता है, क्यों अजीबोगरीब तरह की बातें कर रही हो। मेरी मम्मी ने गुस्सा कर दिया। मैं शर्मिंदा हो गई क्योंकि उनका गुस्सा सही था, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। खैर, मैंने उनसे माफ़ी मांगी और कहा दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। सुबह वह काम पर चली गई। मैं उनके कमरे में गई। मुझे लगा कि मुझे रात को उनके साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए उनको खुश करने के लिए मैंने उनके कमरे की सफाई शुरू कर दी। मैंने सोचा कमरा साफ़ करूँगी तो वो खुश हो जाएंगी। मैं कमरे की सफाई रूटीन वाली सफाई नहीं कर रही थी। मैं कमरे को बहुत अच्छी तरह साफ़ करना चाहती थी, लेकिन अभी मैंने काम करना शुरू ही किया था कि मुझे एक ऐसी चीज़ मिली जिसका मेरी माँ के साथ कोई लेना देना नहीं था। ये मर्दों की चीज़ थी, यूँ कहना चाहिए शादीशुदा लोगों की चीज़ थी, जो इस कमरे में नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इस कमरे में पड़ी थी, वो भी बेड के नीचे। मैं पूरी तरह हैरान रह गई और इसके बारे में अपनी माँ से भी पूछ नहीं सकती थी क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। लेकिन ये चीज़ कमरे में कर क्या रही थी? अभी सफाई नहीं हुई थी। मुझे दरवाजे पर हलचल की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा मेरी माँ वापस आ गई है। मैं अपने कमरे में आ गई। मैंने कमरा साफ़ करने की बात अपने दिल से निकाल दी। अगले दिन मुझे एक और भी सच पता चला, वो ये कि मेरी माँ के कमरे में टीवी तो लगा हुआ था, लेकिन वह टीवी ख़राब था। ये बात मुझे नौकरानी ने बताई, जो एक हफ्ते में एक बार आती थी। उसने कहा, वह टीवी तो कब से ख़राब है, आपकी मम्मी तो कह रही थी ठीक ही नहीं होगा। मुझे कह रही थी तुम ले जाओ, अगर ठीक हो गया तो अपने बच्चों के लिए चला लेना। मैंने अपने पति को कहा कि वो आकर उठा लाए, लेकिन मेरा पति उठाने नहीं आया। बहुत निकम्मा है, उसने तो अपनी परेशानी बताना शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पर मेरा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि अगर टीवी ख़राब था तो इसका मतलब मेरी माँ ने उस रात टीवी नहीं चलाया हुआ था। फिर उनके कमरे में किसी मर्द की आवाज़ कैसे आ रही थी? क्या ये सब कुछ झूठ था? मैंने तो अपनी ज़िंदगी के काफ़ी साल अपनी तन्हाई में इस घर के बाहर बने कमरे में गुजार दिए थे। मैं घर के अंदर आई तो मुझे इन सारी बातों के बारे में पता चल रहा था। कमरा काफ़ी छोटा था, जिसमें सिर्फ 2 मेहमानों के रहने की जगह थी। वहाँ बाथरूम भी नहीं था। बाथरूम बहुत पीछे बना हुआ था। सर्दियों में मुझे बिल्कुल बाहर जाना पड़ता था। मेरी माँ ने मुझे कभी ये नहीं कहा तुम अंदर आ जाओ, इस कमरे में तुम कैसे रहती हो, कमरा ठीक नहीं है, तुम्हें बाथरूम के लिए बाहर जाना होता है, सर्दी लग जाएगी। आखिर मैं उनकी इकलौती बेटी थी। ये तो अब कमरा टूट ही गया था। तब माँ ने मुझे अंदर बुला लिया। ये घर वैसे ही बहुत पुराना था। ये घर मेरे पापा का नहीं था, मेरे नाना का था। यह एक पुरानी हवेली थी जिसके 2 हिस्से हो चुके थे। बगल वाले हिस्से पर किसी ने कब्जा कर लिया था और केस जीतकर उसको अपने नाम कर लिया था। हमारे पास थोड़ा बहुत हिस्सा था। घर तो शायद 100 साल पुराना था, जबकि अंग्रेज़ों के ज़माने का था। कोई घर को देखता तो बहुत हैरान होता, कितना पुराना घर है, हम इसके अंदर से देखना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। पर मेरा यहाँ बचपना गुजरा था, इसलिए मुझे इस घर से कोई ख़ास लगाव नहीं था। मेरे नाना इस दुनिया से जा चुके थे, फिर भी हर महीने कुछ पैसे हमारे नाम आ जाते, जिसकी वजह से हमारा खर्चा चल रहा था। हमने नौकरानी रखी हुई थी। एक दिन मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम फालतू बैठी हो, मेरे बालों में कलर ही लगा दो। मैं तो ये सोच रही थी कि उन्हें इस उम्र में किसको इतना सच धज कर दिखाना था। मम्मी को देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि वो इतने सालों से विधवा है। वो अपना इतना ज़्यादा ख्याल रखती, बिल्कुल ऐसे रहती जैसे शादीशुदा रहती हैं। एक बार दिवाली आई, अपनी माँ को मेहंदी लगाते हुए भी देखा था। अजीब लगता है कि वह अपने हाथों पर मेहंदी लगाए, किसी विधवा का तो दिल ही नहीं करेगा मेहंदी लगाने का।
वो ये सोचेगी कि मेहंदी तो हमेशा पति के नाम की होती है, और जब पति ही नहीं तो मेहंदी लगाकर क्या करना है। पर वो तो सारा काम करती थी जो शादीशुदा औरतें करती हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। अब बाल सफ़ेद होने लगे थे तो रंग लगा लेती थी, मेहंदी लगाती थी, अच्छे रंगों के कपड़े पहनती थी, हर त्योहार पर तैयार होती थी, अपने पैरों को साफ रखती, हाथों के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा कर रखती, अपने आप को सजा संवार कर रखती। मैं ज़्यादातर तो अपना ख्याल नहीं रखती थी जितना मेरी माँ अपना ख्याल रखती थी। मैंने सुना मेरी मम्मी और पापा की लव मैरिज थी, तभी तो मेरी अमीर माँ ने गरीब आदमी से शादी की थी, वरना मेरे नाना कभी भी रिश्ता न होने देते। वो फौज में रह चुके थे, बड़े ही सख्त इंसान थे। एक रात मुझे फिर से मम्मी के कमरे से आवाज़ें आईं। मैंने अपना कान लगाकर सुना। मुझे मर्द की आवाज़ आई। कोई मर्द बोल रहा था। मेरी माँ हंस रही थी। मेरी माँ शर्मा रही थी। ऐसा लगता था वो माँ की तारीफ़ कर रहा है और वह शर्मा रही है। मैं कमरे में नहीं गई, लेकिन मुझे इतना ज़रूर कन्फर्म हो गया था, अंदर कोई मर्द था। कुछ दिन बाद मेरे पापा की बरसी थी। मैं हमेशा अपने पापा की बरसी इस तरह उदास हो जाती जैसे आज ही वो इस दुनिया से गए हैं। मैं अपनी माँ को देखने लगी। वो तैयार होकर बाहर आई। मैंने कहा कि आज तो आप सादा कपड़े पहन लेती। कहते हैं अगर विधवा फैशन करे तो उसके पति को तकलीफ़ पहुंचती है। मेरी माँ ने कहा, क्या मतलब? मैंने कहा, आज पापा की बरसी है। उन्होंने अजीब सी शक्ल बना ली। कहा, फिर तुम क्या करने वाली हो? मैंने कहा, मैं हर बार की तरह गरीबों की मदद करूंगी। उन्होंने कहा, जाओ गरीबों की मदद करो। मैंने कहा, कहीं जा रही हो? मेरे एक दोस्त की शादी है। मैंने कहा, आपके पति की बरसी है, आप शादी में जा रही हैं? उन्होंने कहा, बरसी तो हर साल आती है, मरने वालों के साथ कोई मर नहीं जाता। मेरी दोस्त भी बहुत अच्छी है, उसका एक जवान बेटा है जो शहर में रहता है। मैं उनके साथ तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा, जब आपके दोस्त को पता चलेगा कि पति की बरसी वाले दिन तैयार होकर आप किसी रिश्तेदार की शादी में जा रही हैं, तो वो आपको अच्छी इंसान नहीं समझेगी। मेरी माँ ने कहा, तुम बहुत बदतमीज़ हो गई हो। खबरदार जो मेरे सामने आइंदा इस तरह की बात निकाली। बदतमीज़ कहीं की, पता नहीं किस पर चली गई हो। तुम्हारा बाप तो ऐसा नहीं था। मैंने कहा, वो पापा थे, उनके लिए थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ता है, लेकिन आपको तो कोई परवाह नहीं है। मेरी माँ को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसने बात का जवाब नहीं दिया। वो घर से चली गई। लेकिन उसी रात मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैं रात को जाग रही थी कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। आज वैसे भी नींद आने वाली नहीं थी। आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब दिन था। मैंने अपनी माँ के कमरे में किसी मर्द का साया देखा जो खिड़कियों से नज़र आ रहा था। मुझे पूरा यकीन हो गया कि उनके कमरे के अंदर कोई मर्द मौजूद है। मैं जल्दी जल्दी उठी। एक पल भी गंवाए बिना मैं उनके कमरे पर दस्तक देने लगी। लेकिन 3-4 मिनट बाद दरवाज़ा खोला। मुझे यकीन था जो अंदर था वह बाहर नहीं निकला था, क्योंकि दरवाजे के आगे मैं खड़ी थी, खिड़कियों के आगे भी खड़ी थी। जो अंदर था वो अंदर का ही अंदर होगा। लेकिन जब मैं अंदर गई, मेरे कदमों तरह ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था। बेड पर इतनी छोटी चादर थी कि उसके नीचे का मंजर नज़र आ रहा था, यानी वो बेड के नीचे तो नहीं था। मैंने कहा, मेरे रूम का नल ख़राब हो गया है, मुझे जाना है। मैं चली गई, पर बाथरूम के अंदर भी कोई नहीं था। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा था। मैंने एक मर्द के साए को देखा, एक आदमी की आवाज़ सुनी, और वो इस कमरे के अंदर से कहाँ गायब हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई थी। मेरी माँ की शक्ल पर साफ लिखा था कि कोई गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन मैंने उनसे ये बात नहीं की, क्योंकि मुझे इस बात का सबूत नहीं मिल रहा था। मैंने बस यूँ झूठ बोल दिया कि मेरे कमरे का बाथरूम ख़राब हो गया है, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। उसके बाद मैं वापस अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद मुझे फिर से माँ के कमरे में हल्की हल्की आवाज़ें आने लगीं।
या तो फिर मेरी माँ पागल हो गई थी, अपने आप से बातें करती थी, या कोई बात तो ज़रूर थी, या फिर उस कमरे के अंदर कोई भूत था जो मुझे देखते ही गायब हो गया था, क्योंकि इंसान इतनी जल्दी गायब नहीं हो सकता, और ना ही खिड़की से बाहर गया था। फिर कहाँ गया? उसे ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया? मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया था। मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन ये सोचकर अभी से ही अफसोस हो रहा था कि मेरी माँ ने इतने साल शादी नहीं की, और इस बात में भी खुश थी कि मेरी माँ पापा से बहुत मोहब्बत करती थी, वफ़ा निभा रही थी, मेरे लिए कोई सौतेला बाप नहीं लाई थी। लेकिन अब तो कोई ज़रूर चक्कर था। मेरी माँ की ज़िंदगी में कोई आदमी आ चुका था, और मेरी माँ उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा काम कर रही थी, वरना वो कमरे में क्या करते थे मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मुझे पक्का सबूत चाहिए था, क्योंकि मैं अपनी माँ को ये बताना चाहती थी कि मैं बच्ची नहीं हूँ। मुझे सारी बातों के बारे में पता चल चुका है। अगर ऐसा होता तो उसके बाद मैं इस घर में कभी न रहती और यहाँ से चली जाती, क्योंकि इस तरह मेरे पापा की यादों में तकलीफ़ पहुँच रही थी। मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत उदास भी थी, लेकिन इस परेशानी के साथ साथ मुझे एक प्लान की ज़रूरत थी। मुझे सब कुछ जानने के लिए किसी अच्छे प्लान की ज़रूरत थी। मैं कमरे के अंदर नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैं देख चुकी थी कि कमरे के अंदर जाकर भी कुछ हासिल नहीं हुआ था। इसलिए मुझे किसी ऐसे प्लान की ज़रूरत थी जिसमें गलती की गुंजाइश ना हो। मुझे अपना दिमाग इस्तेमाल करना था। आखिर मेरे दिमाग में एक ऐसा प्लान आ गया जिसमें गलती नहीं हो सकती थी, लेकिन अगर पकड़ी जाती तो मेरी माँ मुझे बातें ज़रूर सुनाती, लेकिन कम से कम मुझे सच्चाई का पता चल जाता। वैसे मुझे लगता था कि बातें सुनाने की बारी मेरी थी, उनकी नहीं। इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैंने अपनी माँ को कहा, आज एक दोस्त के घर पढ़ाई करने के लिए जाना है, मैं रात को वहीं पर रहूँगी। मेरी माँ ने कहा, चलो अच्छी बात है, तुमने भी कोई ना कोई प्लान बना लिया, वरना तो तुम घर से बाहर नहीं निकलती। शायद उनको इस बात की खुशी थी कि मैं घर पर नहीं रहूँगी, इसलिए मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि मैं अपने दोस्त के यहाँ चली गई, जबकि मैं अभी घर से बाहर नहीं थी। उन्होंने कहा, ठीक है, सुबह आराम से घर आ जाना। पर मैं अपनी सहेली के घर गई ही नहीं थी। मैं उनके कमरे में छुप गई थी, ऐसी जगह छुपी थी जहाँ पर वो मुझे तलाश न कर सके और मैं देख भी सकूं कि क्या हो रहा है। मेरी माँ कमरे में आई और कमरे में आते ही तैयार होना शुरू हो गई। उसके बाद उस कमरे में वो हुआ जो देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मेरी माँ ने ज़मीन से कालीन हटाया, जिसको हम कभी भी ज़मीन से नहीं उठाते थे। वो बहुत ज़्यादा भारी था। उसके नीचे जो चीज़ थी वो मैं देखकर हैरान रह गई। उसके नीचे कैद खाने का दरवाज़ा था। मेरी माँ ने कैद खाने का दरवाज़ा जोर से खोल दिया। उसमें से एक इंसान निकला, जिसको देखकर मेरी मम्मी गले लग गई। मुझे ऐसा लगा मेरी सांस रुक जाएगी या फिर मैं मर जाऊंगी, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरा बाप था, जो कि आज से कई साल पहले ही मर चुका था। फिर वहाँ पर क्या कर रहा था? इससे पहले वो लोग कुछ और करते, मुझे सामने आना ही पड़ा। वो लोग मुझे देखकर हैरान रह गए, मैं भी हैरान थी। मैं अपने बाप के गले लगी। उन्होंने मुझे प्यार किया और कहा, तुम कैसी हो? मैंने कहा, आप जिंदा हैं, फिर आपने मरने का नाटक क्यों किया? उन्होंने कहा, बेटा, मैं एक बहुत बड़ा आदमी था, पर मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन एक चीज़ थी, वो थी लाइफ इंश्योरेंस, जो मेरे पापा ने करवाई थी। मेरा इस दुनिया के लिए मरना ज़रूरी था। अगर मैं मर जाता तो इंश्योरेंस वाले हर महीने 2 लाख भेज देंगे। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तुम्हारे नाना का भी सब कुछ बिक चुका था। उनके पास कुछ भी नहीं था, बस दुनिया वालों के सामने भरम बनाकर बैठे थे। मैंने मर जाने की एक्टिंग की, इंश्योरेंस वालों को यकीन दिलाया कि मैं मर चुका हूँ। फिर महीने के 2 लाख आने लगे और बिना काम के ही ज़िंदगी मज़े लेता रहा। पत्नी के करीब था, मुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ा। इसके नीचे मेरा कमरा है, जहाँ पर टीवी है। मैं सुख की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ।
देखो इतनी अक्ल किस में होगी, वरना अगर मैं काम भी करता तो इतने पैसे न कमाता। मैंने अपने बाप को हैरान होकर देखा और कहा, आपकी मौत की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं एक मरीज़ बन गई और आप यहाँ ये बात सोचकर खुश हो रहे हैं कि आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। आपने इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की है। मेरे पापा ने मुझे बातें सुनाना शुरू कर दिया कि तुम्हारे लिए मैंने यह सब कुछ किया। तुम्हारी पढ़ाई के पैसे, तुम्हारा खर्चा, सब कुछ तुम्हें मिलता रहा। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। अगर मैं ये सब नहीं करता तो हमारे पास खाने को कुछ नहीं होता। मैंने अपने बाप को हैरान होकर देखा। मैंने कहा, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और आप खुश हैं? अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं 3 वक्त की जगह 1 वक्त की रोटी खाना पसंद करती, लेकिन कभी भी खुद को कैद करना पसंद नहीं करती। मुझे अफसोस है आपके लिए। मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की, रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अब मेरा भरोसा वापस आ गया, बीमारी भी ख़त्म हो गई। अब मुझे पता है कि मुझे इस ज़िंदगी में क्या करना है।